Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome you all in your YouTube channel Biology with Bilal Ahmed. ओके बेटा, तो लास्ट टेस्ट का जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, तो उसमें पहला MCQs था हमारे पास, थायरोट्रोफिन स्टिमुलेट डैश। तो ऑप्शन है एक थायराइड ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो बेटा पहले हम समझे कि थायरोट्रोपिन है क्या। थायरोट्रोपिन तो बेटा अगर थायरोट्रोफिन आ जाए या थायरोट्रॉपिक हार्मोन आ जाए या TSH आ जाए, इससे मुराद असल में TSH है। तो थायरोट्रोफिन भी इसको कहते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन भी कहते हैं। तो आप खुद बताओ TSH किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास आएगा ए ऑप्शन, जो कि है थायराइड ग्लैंड। और अगर आ जाए कि TSH जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आप कहोगे इंटीरियर पिट्यूटरी से। अच्छा बेटा, तो TSH के बारे में ये चंद बातें आपने याद रखनी है। हार्मोन है, कहाँ से सिक्रीट होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से। आल्सो कॉल थायरोट्रोफिन या थायरोट्रॉपिक हार्मोन। ओके बेटा, अच्छा फिर TSH के लिए जो है हमारे पास हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं TRF। तो हाइपोथैलेमस से TRF आ जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है कि क्या सिक्रीट करो? TSH सिक्रीट करो। डन। और TSH के बारे में एक और आपने बात याद रखनी है कि ये हमारे पास ट्रैफिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ट्रैफिक। तो ट्रैफिक हार्मोन आपको पता होगा कि 4 हार्मोन है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, जिसमें से एक TSH भी है, दूसरा ACTH है, तीसरा FSH है, चौथा LH है। तो ट्रैफिक हार्मोन कहते किसे हैं? तो बेटा वो हार्मोन जो कि एक ग्लैंड से सिक्रीट हो और उसका टारगेट जो है वो दूसरा ग्लैंड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक हार्मोन कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, दैट इज सेलेक्ट द हेप्लाइड वन। इसमें जो है हेप्लाइड सेल कौन सा है? ए है बेटा प्राइमरी ओसाइट। अच्छा, बी है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और तीसरा है बेटा सेलेक्ट द हेप्लाइड वन। अच्छा, तीसरा है हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट। डन। और डी है आल। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे चलो स्पर्मेटोसाइट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2n सेल होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम में क्या हो जाता है? यहाँ पे इंटरफेज हो जाता है और यहाँ पे जो है इससे 2 सेल्स बन जाते हैं। एक को हम माइटोसिस हो जाते हैं, एक A और एक B। सही। अच्छा बेटा, फिर इनमें से एक आ जाता है। सही। और उनमें क्या होता है बेटा? तो एक सेल इनमें से एक आ जाता है, दूसरा जो है वापस चला जाता है, और वहाँ पे जो है इसकी जो कमी आई होती है जर्मिनल लाइन में, तो उसको पूरा कर देता है। अच्छा बेटा, जो एक सेल यहाँ पे आ गया तो बेटा इसमें हमारे पास इंटरफेज हो जाता है, और इंटरफेज जब हो जाता है तो फिर इसको हम कहते हैं बेटा क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास क्या है? 2n है। डन। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर हमारे पास मियासिस 1 हो जाता है। तो अगर आ जाए कि मियासिस 1 अकर इन डैश, तो आप कहोगे क्या बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स आ जाते हैं जो कि क्या होते हैं? हेप्लाइड होते हैं। और ये जो हेप्लाइड सेल आ गए इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो इसी वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास क्या होता है? डिप्लाइड होता है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? वो हेप्लाइड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? दैट इज ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे तो सेकेंडरी ओसाइट किया है। तो बेटा इसी तरह अगर देखा जाए ओगोनियम को, तो वहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह 2n होता है, और फिर इसमें जब फर्दर इंटरफेज हो जाता है तो बेटा ये प्राइमरी ओसाइट होता है। और प्राइमरी ओसाइट में हमारे पास क्या होगा? मियासिस 1 होगा, और उससे हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होगा। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट जो है समझा दूँ। एक तो ये कि प्राइमरी ओसाइट हो या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, ये दोनों 2n होंगे, डिप्लाइड होंगे। डन। और दूसरा बेटा कि प्राइमरी ओसाइट में हमारे पास या प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास क्या होगा? मियासिस 1 होगा। और मियासिस 1 क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। इसी वजह से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte आएगा, ये दोनों क्या होंगे? ये हमारे पास हेप्लाइड सेल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन इस वजह से कौन सा आ रहे हैं? दैट इज ऑप्शन
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेटा थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। ओके बेटा, जब आ जाए मेल इनफर्टिलिटी तो बेटा मेल इनफर्टिलिटी जो है वो हमारे पास उसके 3 काजेज हैं। पहला काज है जो बेटा, तो अगर स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल से कम हो, तो स्पर्म काउंट हमारे पास क्या है 20 से लेकर 140 मिलियन तक पर ml। तो 20 से लेकर 140 मिलियन से अगर कम होगा तो बेटा उस स्पर्म काउंट, अगर स्पर्म काउंट हमारे पास इससे कम होगा तो उसको हम कहते हैं बेटा ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया इज आल्सो अ काज ऑफ व्हाट, इट इज अ काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, दूसरा जो है बेटा, बाज़ औक़ात ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल हमारे पास सीमन में स्पर्म होता ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। और एज़ोस्पर्मिया इज आल्सो अ काज ऑफ व्हाट, मेल इनफर्टिलिटी। और थर्ड जो है बेटा हमारे पास वो क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में बाइल जो डक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, इसीलिए स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं होता। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हमारे पास क्या होता है, मेल इनफर्टिलिटी काज होता है। तो बेटा ये तीनों जो है हमारे पास ए बी एंड सी तीनों हमारे पास जो है काजेज है किसके, दे आर द काजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। फोर्थ है बेटा हमारे पास कि लेडिक सेल स्टिमुलेटेड बाय डैश फॉर सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। अच्छा बेटा, अगर टेस्टिस को देखा जाए तो लेट सपोज ये टेस्टिस है, सही है, और टेस्टिस में हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, डन। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पे हमारे पास जर्मिनल सेल्स है और जर्मिनल सेल्स के साथ यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग सेल्स हैं, डन। और बेटा अब यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स है इसको हम क्या कहते हैं, सेरोटोली सेल कहते हैं, सेरोटोली सेल कहते हैं, डन। और बेटा साथ साथ में यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं इस ट्यूब्स के दरमियान और इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, या इस इंटरस्टिशियल सेल का नाम है बेटा लेडिक सेल, लेडिक सेल कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, इस लेडिक सेल को स्टिमुलेट कौन करता है, तो बेटा LH आ जाता है मेल में, और मेल में LH को हम ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यह आ जाता है लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है और कहता है कि क्या सिक्रीट करो, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करो, सही। तो लेडिक सेल से हमारे पास क्या सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। जबकि सेरोटोली सेल अगर आ जाए इससे हमारे पास क्या सिक्रीट होता है, इससे भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा बेटा क्या, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ है बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव डैश। अच्छा बेटा, जब भी आ जाए मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो ट्विंस हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, एक डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। अच्छा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, मैटरनल ट्विंस, इसको हम मैटरनल ट्विंस भी कहते हैं। और दे आर आल्सो कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस, इसको हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। अच्छा, दे आर आल्सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, इसको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, इसको हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास जो मोनोजाइगोटिक्स होते हैं ये एक स्पर्म और एक ऊवम की फर्टिलाइजेशन के, और डाइजाइगोटिक्स जो है वो 2 स्पर्म और 2 ऊवम की फर्टिलाइजेशन की वजह से आते हैं। अच्छा बेटा, फिर मोनोजाइगोटिक में याद रखना, आपने याद रखना यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लेसेंटा वो क्या होगा, वो सेम होगा, कॉमन होगा। यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास दोनों का सेपरेट होगा। अच्छा बेटा, और यहाँ पे हमारे पास जो एमनियन है, एमनियन, तो वो हमारे पास सेपरेट भी हो सकता है और दूसरा कॉमन भी हो सकता है। और यहाँ पे एमनियन भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, सेपरेट होगा, डन बेटा। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक और बात बेटा, यहाँ पे हमारे पास DNA इनका क्या होगा, तकरीबन सेम होगा, और यहाँ पे DNA क्या होगा, ये हमारे पास डिफरेंट होगा। और दूसरा बेटा यहाँ पे फिंगरप्रिंट क्या होगा, तो फिंगरप्रिंट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट, और बेटा क्वांटिटेटिव जो ट्रेट होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, सेम नहीं होगा। और ये हमारे पास यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो भी क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो दिस इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक है ना डाइजाइगोटिक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कॉमन प्लेसेंटा
और कॉमन और सेपरेट एमनियाटिक कैविटी जो कि ऑप्शन ए एंड बी है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास आएगा बेटा कौन सा, बोथ ए एंड बी। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दैट इज अ पर्सन हैविंग ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैव डैश एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। बेटा लेट सपोज एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें ओ के लिए कोई जो है हमारे पास ना एंटीजन होगा ना बी होगा, सही। और नेगेटिव का मतलब है कि एच भी नहीं है, आर एच भी नहीं है, तो इसीलिए ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, दैट इज नन। अच्छा 7th एमसीक्यूज है बेटा, एट द एंड ऑफ डेज ट्राइमेस्टर द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। तो बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर तमाम जितने भी आर्गन होते हैं उसके लिए तकरीबन सेल जो है वो बन जाते हैं, सही। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस इज कॉल्ड, सॉरी जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि फीटल लाइफ कब शुरू होता है, तो बेटा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, दैट इज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 8th एमसीक्यूज है, in a dihybrid cross how many homozygous offspring can be produced। तो बेटा dihybrid cross क्या होता है, तो dihybrid cross या अगर मैं कहूँ बेटा love independent assortment जो हमने किया था, love independent assortment, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो होमोजाइगस हो टोटल हमारे पास 16 जो है इसमें हमारे पास F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और उस 16 में जो है वो 4 जो होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं और बाकी रेस्ट जो है 12 जो है वो हेट्रोजाइगस है। तो जब भी आ जाए कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास होमोजाइगस कितने हैं, तो आपने ऑप्शन याद रखनी है ए, दैट इज 4। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है 9th, विच वन इज करेक्ट अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा जब आ जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में आपने चंद बातें याद रखनी है। पहले तो ये तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमारे पास, ये 4 o'clock फ्लावर में होता है, सही। 4 o'clock फ्लावर, इसी तरह स्किन कलर वगैरह उसमें भी होता है। तो चलो एक ट्रेट मैंने बता दिया। दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में याद रखना है, ये एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ है, सही। मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ है। तीसरी बात इसमें आपने याद रखनी है बेटा कि इसमें जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो है, जीनोटाइप रेशो वो क्या है बेटा, वो सेम है और वो क्या है 1:1। तो फिनोटाइप भी 1:1 रेशो है और इसका जीनोटाइप भी 1:1 रेशो है। तो जीनोटाइप और और जब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम है तो देयरफॉर इसके लिए नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस, इसके लिए टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आ जाए कौन सा वो डोमिनेंस रिलेशन है जिसके लिए टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं होती, तो आपने कहना है बेटा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे नीड टेस्ट क्रॉस नहीं, गलत है बेटा। तो एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ जो कि ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यूज नंबर 10, अ टेस्ट क्रॉस इज डैश। अभी आया टेस्ट, नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस, तो अभी आपको बता टेस्ट क्रॉस क्या होता है। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास कैपिटल टी ये स्मॉल टी है, इन दोनों को क्रॉस करके मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी जो है यहाँ पे है। अब बेटा इस F1 को अगर मैं अपने पेरेंट के साथ, ये डोमिनेंट पेरेंट है और ये रिसेसिव पेरेंट है, सही। तो अगर इस F1 को मैं डोमिनेंट पेरेंट या रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होगा, F1 को अगर क्रॉस करे किसी भी डोमिनेंट पेरेंट के साथ या रिसेसिव पेरेंट के साथ, किसी के साथ भी क्रॉस करे तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। अब बैक क्रॉस हमारे पास 2 किस्म का है, एक को हम कहते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस और एक को हम कहते हैं बेटा आउट क्रॉस। तो बेटा अगर F1 को बैक क्रॉस करे उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, लेट सपोज ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको मैंने बैक क्रॉस किया किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। और आउट क्रॉस क्या होगा, अगर इसको मैं बैक क्रॉस करूँ डोमिनेंट के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको क्रॉस करूँ कैपिटल टी के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा, आउट क्रॉस होगा। और याद रखना टेस्ट क्रॉस जो है दिस इज यूज फॉर फाइंड आउट द जीनोटाइप, और भी बहुत से यूजेस है ये एक
कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ये डी ऑप्शन सही होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और मल्टीप्लाई स्मॉल बी, तो ये फन है और ये इसका रिसेसिव पेरेंट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 11th एमसीक्यूज है बेटा, वीट के बारे में है कि वीट हमारे पास जो है वीट हैव डैश लिंकेज ग्रुप। अच्छा बेटा, जब लिंकेज ग्रुप आ जाए तो उसको मालूम करने के लिए आपको आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ, बस सिंपल बेटा, आपके लेवल की बात कर रहा हूँ बेटा, इसीलिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो सिंपल, जब भी आ जाए लिंकेज ग्रुप तो ये छन आपके बुक में है, एक है ह्यूमन, एक है ड्रोसोफिला आई थिंक, और तीसरा वीट। अच्छा बेटा, ह्यूमन जो है उसमें 46 क्रोमोसोम है और वो डिप्लाइड है, 2n है। ड्रोसोफिला में हमारे पास तकरीबन 8 क्रोमोसोम है और वो भी डिप्लाइड है, और इसमें 42 क्रोमोसोम है और ये क्या है बेटा, ये हेक्साप्लाइड है। आसान तरीका क्या होगा, ये है डिप्लाइड तो इसके टोटल नंबर को 2 पर डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आएगा 23। तो यहाँ पे जो है अगर आ जाए ह्यूमन में जनरली सही कि कितने हमारे पास लिंकेज ग्रुप है तो 23। ड्रोसोफिला वो क्या है 8 है और डिप्लाइड है तो 2 पर डिवाइड करो तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप का क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो बेटा यहाँ पे 42 है लेकिन ये क्या है बेटा, ये हमारे पास हेक्साप्लाइड है, 6 पर डिवाइड करोगे तो ऑप्शन क्या आएगा 7 आएगा। तो लिंकेज ग्रुप मालूम करने के लिए आसान सा फार्मूला बेटा, अगर वो ऑर्गेनिज्म डिप्लाइड है उसके टोटल नंबर को 2 पर डिवाइड करो, अगर ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लाइड है उसको 4 पर, अगर पेंटाप्लाइड है उसको 5 पर। यही जो है आपके लिए आपके लेवल की बात करो, सही है बेटा, और यहाँ पे आपने यही टेक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा 7th आएगा, डेट इज ऑप्शन सी। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 12th, एंड ड्रोसोफिला XXY इज डैश। अच्छा बेटा, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में हमारे पास थोड़ा सा फर्क है और वो यहाँ पे बेटा, ये अगर ह्यूमन में हम बात करें बेटा तो ये जो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, और बेटा ये ह्यूमन में अगर बात करें तो ये हमारे पास मेल है, सही। स्टीराइल और फर्टाइल छोड़ो, अभी सिर्फ मैं मेल की बात करूँ बेटा। ह्यूमन में अगर Y है तो वो मेल है, Y नहीं तो वो क्या होगा, वो फीमेल होगा, डन। अच्छा बेटा, ड्रोसोफिला में कुछ सिस्टम कुछ अलग है, वहाँ पे अगर देखा जाए XXY तो बेटा इसके मेलनेस और फीमेलनेस को मालूम करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं X/A रेशो सिस्टम। अच्छा बेटा, फिर X/A रेशो में इस X से मुराद बेटा नंबर ऑफ X क्रोमोसोम, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम, और A से मुराद सेट ऑफ ऑटोसोम है, सेट ऑफ ऑटोसोम है, डन। अच्छा बेटा, तो चलो इसको मालूम कर लेते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे याद रखना, अगर X/A रेशो में वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और ग्रेटर, ये आपने याद रखना है, 1 और ग्रेटर आ जाए तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास फीमेल होगी। हमने XY को यहाँ पे नहीं देखना, और अगर वैल्यू हमारे पास इस X/A रेशियो की 0.5 और लेस आ गई तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मेल कंसिडर होगा। तो बेटा अब अगर यहाँ पे देखा जाए, चलो इसको हल कर लेते हैं। तो X/A रेशियो इसका मालूम करते हैं। X इसमें कितने हैं बेटा 2 है, और ये जो है ड्रोसोफिला वो हमारे पास सेट ऑफ ऑटोसोम, ये डिप्लाइड है तो सारे डिप्लाइड होते हैं, तो इसके लिए हम 2 लेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 1 आएगा, और मैंने कहा अगर 1 या इससे वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगी, फीमेल होगी। तो इसीलिए ये फीमेल है, लेकिन कौन सी फीमेल है बेटा, ये फर्टाइल फीमेल है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। और इसी तरह अगर सिर्फ X की बात करें, टर्नर सिंड्रोम की, तो ह्यूमन में ये क्या है बेटा, Y नहीं है तो इट्स मीन ये फीमेल है। लेकिन ड्रोसोफिला में अगर देखा जाए X/A रेशो सिस्टम पर, तो इसमें X कितने हैं 1 और A सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं 2, 1/2 ये क्या आएगा 0.5। तो मैंने कहा अगर 0.5 या इससे वैल्यू कम आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो मेल कंसिडर होगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, मेल है। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज बात करते हैं 13, इन बग्स XX इज डैश। तो बेटा बग्स हो गया, और दूसरा जो हम प्रोटीन और बग्स है तो उसमें हमारे पास जो सिस्टम है वो है X0 XX। तो बेटा ये X0 जो है ये किसके लिए बेटा, ये हेट्रोगेमेटिक है, और ये किसके लिए, ये मेल के लिए, और ये क्या है बेटा, ये फीमेल के लिए होगा, ये XX। तो बेटा बग्स में हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है X0 XX,
और बेटा यहाँ पे हमारे पास डबल एक्स वाला क्या है बेटा, ये फीमेल है। तो ये जो लेफ्ट साइड पर होगा ये मेल होगा और जो राइट साइड पर होगा ये क्या होगा, ये फीमेल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगी, फीमेल होगी, दैट इज ऑप्शन बी। अच्छा 14th MCQs है बेटा, if an Alport syndrome male marries with a normal female then what would be the percentage of their daughter to be affected। अच्छा बेटा अगर बात की जाए अल्पर्ट सिंड्रोम की तो पहले इसको समझो कि ये है क्या। तो बेटा अल्पर्ट सिंड्रोम हमारे पास एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, लेकिन एक्स लिंक कौन सा है, डोमिनेंट है। अच्छा बेटा एक्स लिंक जो डोमिनेंट डिजीज़ होते हैं इसके लिए जेनेटिक्स क्या है, तो बेटा इसके लिए आपको बता दूँ, लेट सपोज ये हमारे पास मेल, सही, और ये हमारे पास फीमेल, डन। तो बेटा अब एक्स लिंक लेट सपोज ए के अल्पर्ट सिंड्रोम के लिए मैं क्या लूँगा, कैपिटल ए ले लूँगा, सही। तो अब अगर कैपिटल ए मौजूद होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नॉर्मल नहीं होगा, एब नॉर्मल पर्सन होगा, अल्पर्ट सिंड्रोम इसको होगा, सही। और बेटा अगर ऐसा आ जाए ये वाला, लेट सपोज अगर आ जाए एक्स स्मॉल ए और वाई, तो बेटा ये क्या होगा, ये हमारे पास नॉर्मल पर्सन होगा क्योंकि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, स्मॉल ए है, यहाँ पे रिसेसिव इसका जीन आया तो इसीलिए यहाँ पे अल्पर्ट सिंड्रोम नहीं आएगा। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास दो में से एक बंदा जो है मेल में वो अल्पर्ट सिंड्रोम का अगर देखा जाए वो शिकार हो सकता है, सही। तो इसीलिए यहाँ पे मेल में इसका जो चांसेस है वो क्या है, 1 और 2 है। अच्छा फीमेल में अगर देखा जाए तो बेटा अगर आ जाए ये कैपिटल ए तो ये हमारे पास क्या होगी, ये फीमेल एब नॉर्मल होगी। और अगर ये आ जाए बेटा एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एब नॉर्मल होगी। और अगर आ जाए कुछ यू केस कि ये दोनों स्मॉल हो, रिसेसिव हो दोनों, तो ये हमारे पास सिर्फ नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे तीन में से दो जो है वो फीमेल अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आ जाए कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट और मोस्ट कॉमन, तो आप कहोगे फीमेल में, क्योंकि ये 2 में से 3 और ये 1 और 2, तो ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आती हैं। अच्छा बेटा अब जो इसके लिए जेनेटिक्स करते हैं तो बेटा वो क्या है, तो वो कहता है MCQs में है, इफ़ एन अल्पर्ट syndrome male marry with a normal female then what would be the percentage of their daughter to be affected। तो बेटा फीमेल जो है वो नॉर्मल है लेकिन मेल जो है वो क्या है, अफेक्टेड है। तो यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कैपिटल एक्स कैपिटल, लेकिन फीमेल है नॉर्मल ए, सही, और ये है ए। अच्छा इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये हमारे पास आएगा क्या बेटा, लेट सपोज इसको इसके साथ कैपिटल एक्स, सही, और कैपिटल एक्स और ये वाई आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये इसका ए आ जाएगा और इसका, चलो ये में ए और स्मॉल ए, डन। अच्छा बेटा फिर उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे इसको इसके साथ, तो ये हमारे पास ए और यहाँ पे तो नहीं आ रहा। अच्छा अब इसको इसके साथ कर लेते हैं, तो बेटा यहाँ पे जो है कैपिटल एक्स, तो ये हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल ए, और ये ऐसा ही आएगा आपके पास कैपिटल एक्स और वाई, तो यहाँ पे ए आएगा। अच्छा वो क्या कह रहे सवाल में कि मेरी विद नॉर्मल फीमेल देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर टू बी अफेक्टेड। तो अब डॉटर्स को अगर देखा जाए तो ये दोनों डॉटर्स है, और दोनों डॉटर क्या है, नॉर्मल आ रहे हैं कि अफेक्टेड आ रहे हैं, तो है अफेक्टेड आ रहे हैं। तो इसीलिए 100% अगर वालिद जो है, बाप जो है, फादर अगर अल्पर्ट सिंड्रोम हो तो उसके तमाम के तमाम बेटियां क्या होगी, उनको भी अल्पर्ट सिंड्रोम होगा, सही। तो डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या बेटा, डी, डेट इज 100%। अच्छा बेटा नेक्स्ट है MCQs 15th, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेमीट आर फॉर्म बाय इंडिविजुअल हु इज हेट्रोजाइगस फॉर 3 जीन पेयर। अच्छा बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की गेमीट्स के नंबर ऑफ गेमीट, उससे कितने डिफरेंट काइंड जो है हम बना सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला आपको बता दूं। तो बेटा उसके लिए फार्मूला आपने लिखना है 2n। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल है हु इज़ हेट्रोजाइगस फॉर 3 जीन पेयर। तो अगर 3 जीन पेयर है तो आपने क्या करना है बेटा, 2 के साथ यहाँ पे n की बजाय 3 करना है, तो यहाँ हमारे पास 2 × 2 तो ये क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी, 8 डिफरेंट जीन इससे 8 डिफरेंट गेमीट हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं।
अच्छा बेटा, अगर इसके बजाय वो कह रहे अगर वो हेट्रोजाइगस है 4 के लिए, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 और आएगा 16। अगर वो कहे कि हु इज़ हेट्रोजाइगस फॉर 5, तो फिर उनसे कितने किस्म के गीमीट बन सकते हैं, एक और कर दो तो फिर हमारे पास 32 आएगा, और इसी तरह सो ऑन। तो ये शॉर्टकट फार्मूला आपने गीमीट फॉर्मेशन के लिए याद रखना है। ये इसका जो है डिप्लॉयड नंबर है, और ये एन से मुराद बेटा डिफरेंट जीनोटाइप। लेट सपोज अगर वो कहें कि सॉरी हेट्रोजाइगस, अगर वो कहे कि वो एक ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस है तो फिर आपने एन के बजाय 1, अगर वो कहे कि वो 2 ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस तो एन के बजाय फिर 2, अगर वो कहे कि 3 के लिए हेट्रोजाइगस है तो फिर उसमें नंबर ऑफ गीमीट कितने होंगे, तो फिर आपने जो है वो क्या 3, और इसी तरह सो ऑन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी आएगा 8। 16 MCQs है बेटा, गीमीट्स ऑफ व्हीट आर डैश। अच्छा बेटा, वीट के बारे में मैंने आपको कहा कि इसमें 42 क्रोमोसोम है, सही है। तो बेटा इसमें जब मियासिस होगी तो, और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है 6N। अच्छा, इसमें जब मियासिस होगी तो ये हमारे पास क्या आएगा 21 आएंगे, और ये 6N से क्या हो जाएंगे 3N आ जाएंगे, सही है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मियासिस इसमें हुआ है, तो मियासिस जब हो जाते हैं ये हमारे पास हैप्लाइड हो गए, और बेटा हैप्लाइड किसे कहते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, सही, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 21 है इसके। और बेटा अब अगर देखा जाए हैप्लाइड है लेकिन इसमें सेट्स कितने हैं, तो बेटा 3N है, 3 सेट्स है, और बेटा अगर 3 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लाइड भी कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक ही वक्त में ट्रिप्लाइड भी है और हैप्लाइड भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा, बोथ ए एंड बी। अच्छा बेटा नेक्स्ट MCQ है 17th है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अच्छा बेटा ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, ए हमारे पास डाउन सिंड्रोम, सही, बी है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम, सी है हमारे पास क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, और डी है नन। तो बेटा डाउन सिंड्रोम में हमारे पास 21st क्रोमोसोम की जो है वो एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, और इट इज़ अ केस ऑफ ट्राइसोमी, सही। तो डेट्स वाई 21st क्रोमोसोम हमारे पास क्या है ऑटोसोम है, तो डेट्स वाई ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या है, इट इज़ अ केस ऑफ व्हाट, ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अच्छा बेटा 18th MCQ है, नॉन कोडिंग रीजन ऑफ जीन इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा जीन को अगर देखा जाए, जीन तो जीन के हमारे पास जो है इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बेटा रेगुलेटरी रीजन, और दूसरा है जो है स्ट्रक्चर जीन। एक रेगुलेटरी जीन है और दूसरा स्ट्रक्चर जीन है। रेगुलेटरी रीजन में हमारे पास प्रोमोटर और टर्मिनेटर आते हैं, जबकि स्ट्रक्चर जीन में हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, एक कोडिंग पार्ट, एक नॉन कोडिंग पार्ट। तो जो कोडिंग पार्ट है वो हमारे पास है एक्सान, जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको हम कहते हैं एंट्रॉन, सही बेटा। तो बेटा अब ये हमारे पास जीन का जो है वो कोडिंग पार्ट है, और ये हमारे पास ये नॉन कोडिंग पार्ट है, डन। अच्छा बेटा तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नॉन कोडिंग। तो नॉन कोडिंग हमारे पास आई से जो एंट्रॉन है, जो कि ऑप्शन सी है, वो आएगा। अच्छा बेटा एक है एंट्रॉन, लेकिन यहाँ पे एक और ई से भी इंट्रॉन मिला है, तो बेटा इस ई से इंट्रॉन मीन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये किस में जिक्र है, ये सैलेंट्रेट में जिक्र है। इसी तरह एक है ई से एक्सान और एक है एक्स से एक्सान जो इसमें जिक्र है। तो ए से अगर आ जाए एक्सान तो बेटा ये पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, दैट इज 19, स्टॉप कोडॉन आर डैश। तो बेटा जब भी आ जाए स्टॉप कोडॉन तो ये जनरल बात हो रही है न्यूक्लियर DNA की, तो वो 3 है, और वो है UGA, UAA और UAG, सही है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, UGA, UAA और UAG। तो ये कौन सा है बेटा, ऑप्शन फर्स्ट है, तो इसीलिए हमारे पास करेक्ट होगा ए ऑप्शन। अच्छा 20th MCQs है बेटा, इसी कोडान के बारे में वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, तो वो भी ज़रूर आप देख लें, आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ से भी मिल जाएगी। 20 है बेटा, डैश आर्गन आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली ए लाइक। अच्छा बेटा एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं एक टर्म, एक है एनालॉगी, एनालॉगी, और एक है बेटा होमोलॉगी। तो एनालॉगी क्या होता है, होमोलॉगी बेटा हमारे पास वो तमाम ऑर्गन्स जिसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो, स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन जो है वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे बेटा होमोलोगस या होमोलॉगी, सही है बेटा। तो होमोलोगस ऑर्गन हमारे पास क्या होते हैं,
जिसका हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे आर्गन आर फंक्शनली डिफरेंट, फंक्शन हमारे पास डिफरेंट हो लेकिन स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी है। और बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो डिफरेंट है और फंक्शन जो है इसका क्या है, वो सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उनको हम कहेंगे एनालॉगस, एनालॉगस आर्गन। सही, तो बेटा उसको हम एनालॉगस आर्गन कहेंगे और ये हमारे पास होमोलोगस आर्गन है। डन। अच्छा बेटा इसकी एग्जांपल सिंपल, अगर एनसेक को देखा जाए और बर्ड्स को देखा जाए, तो बेटा एनसेक और बर्ड्स के जो विंग्स हैं ये हमारे पास क्या है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन एक ही है और वो क्या है, स्विमिंग। और बेटा यहाँ पे अगर ह्यूमन पा को देखा जाए और इसी तरह कैट्स जो है ह्यूमन हैंड्स को देखा जाए और कैट्स पास को देखा जाए, तो दोनों का हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसीलिए ये क्या है बेटा, ये दोनों हमारे पास होमोलोगस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, दैट इज होमोलोगस। अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 21, एंजाइम विच अटैच द ओकाजाकी फ्रेगमेंट एंड लैगिंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा DNA में हमारे पास ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5 to 3 एंड एक यहाँ पे 3 to 5 एंड, चलो मैं कर दूँ, और ये हमारे पास 5 to 3 एंड। बेटा 3 to 5 एंड के सामने जो हमारे पास नया DNA स्ट्रैंड बनता है 5 to 3, सही है बेटा। तो ये कंटिन्यूसली होता है और इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या कंटिन्यूस स्ट्रैंड। और ये जो हमारे पास बनता है यहाँ पे, इसके अपोजिट यहाँ पे हमारे पास 5 to 3, तो इसके अपोजिट जो हमारे पास स्ट्रैंड बनता है वो टुकड़ों टुकड़ों में होता है और उसको हम कहते हैं, टुकड़े टुकड़े को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अच्छा बेटा, या लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अच्छा बेटा अब इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कौन होता है, कौन एंजाइम आता है, लाइगेज एंजाइम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज अ लाइगेज, DNA लाइगेज, ऑप्शन सी करेक्ट है। 22 है बेटा, 22nd है MCQs, दैट इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन आर डैश। तो बेटा एयर पोल्यूशन के जो बायो इंडिकेटर है तो वो क्या है बेटा, लाइकन्स। लाइकन्स आर वेरी, जहाँ पे भी आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन है कि नहीं, तो वहाँ पे आप लाइकन्स को देखो। अगर लाइकन्स मौजूद है तो वो वहाँ पे एयर पोल्यूशन कम होगा, और अगर लाइकन्स नहीं है तो आप फिर वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो एयर पोल्यूशन का कि यहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, सो दैट्स वाई वी कंसिडर इट इज अ बायो इंडिकेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। और जब भी लाइकन्स आ जाए तो बेटा लाइकन्स के साथ एक आपने याद रखना है, ये बायो इंडिकेटर है, बायो इंडिकेटर है, सही। अच्छा दूसरा बेटा ये जो है पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसमें भी एक टर्म आता है, सक्सेशन में ये पायोनियर है, सबसे पहले ये ग्रो करते हैं। और तीसरा बेटा है ये जो है रिच इन विटामिन्स, विटामिन जो है वो हमारे पास इसमें। और तीसरा बेटा इससे हम डाइज वगैरह भी हासिल करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 23rd, एंड माइटोकॉन्ड्रिया यूज ए कोड एक्ट टू स्पेसिफाई डैश। अच्छा बेटा UGA जो है हमारे पास, अगर न्यूक्लियर DNA में देखा जाए तो न्यूक्लियर DNA में ये स्टॉप कोडॉन है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल DNA में देखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA में स्टॉप नहीं है, बट इट इज कोड फॉर अ ट्रिप्टोफैन, और ये एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, दिस इज ट्रिप्टोफैन। 24th है बेटा एपिस्टेसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डैश। बेटा जब भी आ जाए एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस, तो एपिस्टेसिस है, इसको हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। बेटा आपने पढ़ा होगा एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील। तो बेटा लेट सपोज ये है एक क्रोमोसोम, तो लेट सपोज ये है 21st क्रोमोसोम है, और इसी तरह इसका एक दूसरा है 21st। तो बेटा लेट सपोज ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये टालनेस के लिए, ये ड्वार्फनेस के लिए। तो अब ये इनके दरमियान, इन दोनों में हमारे पास जो नया आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टाल आएगा, सही। तो अब इस टाल ने जो है क्या किया, इंटरेक्शन किया ड्वार्फ के साथ, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ये एलीलिक इंटरेक्शन है, सेम लोकस पर है, सही। अब अगर ऐसा हो जाए कोई यहाँ पे एक जीन है और दूसरा जीन जो है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर है यहाँ पे लेट सपोज। अब अगर ये नॉन एलीलिक, अब ये जो है एक ही जीन के एलील नहीं है, ये इसका कोई अलग जीन है और ये कोई अलग जीन है।
अब अगर इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। और इसकी सिंपल इसमें क्या होगा बेटा, ऑप्शन डी आएगा, जो कि टू डिफरेंट जीन एट टू डिफरेंट लोकस। टू डिफरेंट जीन है और उसका लोकस भी क्या है, डिफरेंट। और नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन की एग्जांपल क्या है, एपिस्टेसिस। और एपिस्टेसिस की बेस्ट एग्जांपल क्या है, बम्बे फिनोटाइप। और बम्बे फिनोटाइप में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो ब्लड ग्रुप होगा जीनोटिपिकली ये ए बी या बी होगा, लेकिन फिनोटिपिकली ये क्या होगा, ओ होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी आएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज टू डिफरेंट जीन एंड डिफरेंट लोकस। 25th है हमारे पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड डैश। तो बेटा प्लाज्मिड अगर देखा जाए तो हमारे पास एक नाम है जिसका नाम है बेटा क्या बेटा, PBR322, सही है बेटा। और इसमें जो है हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर 2 जीन्स मौजूद हैं जो कि क्या है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। और वो कौन कौन से है बेटा, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए है, टेट्रासाइक्लिन के लिए है। और दूसरा बेटा जो जीन हमारे पास मौजूद है वो किसके लिए है, दैट इज फॉर एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन है ये कौन से प्लाज्मिड में मौजूद है, PBR322 में मौजूद है।